सागर टाइम्स के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को जो हमारे साथ बहुत बड़ा साथ देते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग आपसे मुखातिब हैं। चुनाव का मौसम था, सभी व्यस्त थे, सबकी क्या बिहार की धरती पे होने वाला है, क्या परिवर्तन, एक बड़ा सवाल था। और पिछले 6 महीने से हम सभी उसी केंद्र बिंदु में बात कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता चला कि देश आज़ाद हुआ 1947, आज है 2025, 75 साल से ज़्यादा गुजर गए। और आपको यकीन नहीं होगा कि अब तक हमने श्री कृष्ण सिंह से लेके आज नीतीश कुमार जी के बीच 22-23 मुख्यमंत्रियों को देखा है। और कहते हैं कि सरकार का मुखिया जो होता है ना, वही निर्धारित करता है कि हमारे राज्य की, हमारे पूरे लोगों की आबो हवा कैसी होगी और हम कहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। कुछ नाम आपको याद दिला दो: श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, दरोगा राय, महामाया प्रसाद, सतीश प्रकाश, बीपी मंडल, ऐसे कई नाम है। कर्पूरी ठाकुर जो एक जिन्हें आज भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मैं आज अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछूंगी कि कल, हमारे संजय जी आपको प्रणाम, कि कल 1947 में देश जब आज़ाद है तो बिहार की प्रशासनिक और राजनीतिक, कहें सामाजिक आर्थिक भी तो क्या थी, कुछ उस पर आप अगर अपनी बातें रखें तो हमारे दर्शकों को एक इतिहास का कोना याद जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सागर टाइम्स को आज बिहार के संदर्भ में परिचर्चा में आमंत्रित किया। बिहार का तो अपना बहुत पौराणिक इतिहास रहा है, टेस्टिंग के बाद क्या शुरू किया, लेकिन जो सब्जेक्ट है कि आज़ादी के बाद का बिहार, आज़ादी से पहले जो हमारा बिहार था, बंगाल प्रांत से जाना जाता था। 1911 में बिहार का विभाजन हुआ। 11 के बाद 36 में हमसे बिहार से उड़ीसा कटा और सन 2000 में झारखंड हमसे अलग हुआ। अभी वर्तमान जो बिहार है तो उसमें बिहार और झारखंड के संयुक्त जब व्यवस्था थी तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे, जिन्हें हम लोग श्री बाबू से जानते थे। उस समय जो आज़ादी के बाद जो बिहार था, तो उस समय बिहार के संदर्भ में हमारे जो मुख्यमंत्री हुए वो बहुत अच्छा काम किए थे। उस समय औद्योगिक क्रांति के बाद बिहार का जो मौका मिला तो हम देखा कि टाटा, बोकारो जो भी कट के चला गया, झारखंड में स्टील प्लांट लगाया गया, उधर बरौनी रिफाइनरी की व्यवस्था हुई उस समय। इसलिए कि बिहार का जो उत्तरी बिहार का जो पार्ट था वो फ्लड से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। हम लोग यहाँ पूरे देश में, भारत कृषि प्रधान देश था, उसी का पार्ट बिहार भी है। तो हम लोग कृषि पर आधारित व्यवस्था में रहते थे और हमारा एक जो बिहार जो था वो फ्लडेड एरिया था और दक्षिण बिहार जो था वो पठारी एरिया था और थोड़ा सा जो मध्य बिहार जो था वो एग्रीकल्चर लैंड में अच्छा लैंड माना जाता था। लेकिन यहाँ भी मध्य बिहार के नदियों के चलते खेती बहुत प्रभावित था। वैसे विपरीत परिस्थिति में बिहार के लोगों ने बचाने और संवारने के लिए बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में काम किए और एक सतत प्रक्रिया रहा बिहार का विकास के लिए। लेकिन कालांतर में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि आखिर हम बिहार वासी इतना लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने के बाद भी हर क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब क्षेत्र में हम पिछड़ गए। देश
बहुत सारा राज्य जो था बहुत आगे निकल गया और हम सबसे निचले पैदान पर आकर रुक गए। यही हमारे बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय रहा है। धन्यवाद संजय जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब हमारा पहला चुनाव हुआ था हमारे पूरे देश में स्वतंत्रता के बाद, तो 1951 में एक केंद्रीय कमेटी आई थी जिसमें कुछ विदेशी लोग भी थे। उन्होंने बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक कार्य को बहुत सराहा था और पूरे भारत में हमारा बिहार एक नंबर पे था। एक छोटी सी बात थी, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। अब मैं मुखातिब हूँ हमारे दूसरे पैनलिस्ट से, और उनको मैं कहना चाहूँगी कि बिहार के कम से कम मध्यकाल तक इन्होंने बताया। आप आधुनिक जब नीतीश कुमार जी हुए, उनके पहले राबड़ी देवी थी, उनके बाद राबड़ी देवी थी, गफूर साहब थे, उनके बाद और आज नीतीश कुमार है, उस बीच का कुछ आकलन आप बताएंगे क्या दर्शकों को? कहाँ गए वो दिन आज का टॉपिक है। हम बात करें सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह, जो अंतरिम सरकार में जब बनी थी 1946 में, उसमें से लेकर 1961 तक उनका कार्यभार था। उनका 1950 के बाद 11 वर्षों और 5 दिन का समय, सबसे उत्तम शासन उनके समय हुआ था। उनके समय में औद्योगिक क्रांति, संस्थानों, सिंदरी जैसे संस्थान, बीआईटी सिंदरी जैसे, मॉडल सिटी का पीएचयू की परिकल्पना का आधार पर कैंपस बनाना इत्यादि वगैरह था। उनकी सोच ऐसी थी मानो यह बिहार हमारा घर हो। बिहार हमारा घर है, जैसे घर संवारा जाता है, फिर तो उन्होंने बिहार को संवारा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, श्री कृष्ण बाबू के बाद एक बहुत बड़ा शून्य आ गया राजनीति के क्षेत्र में। श्री कृष्ण बाबू के बाद 29 वर्षों तक 15 चीफ मिनिस्टर बदलते रहे, मुख्यमंत्री समय समय पर। किन्हीं का कार्यकाल 13 दिनों का, किन्हीं का कार्यकाल 1 साल का, किन्हीं का 2 वर्षों के अंदर, किसी का 3 वर्षों के अंदर, ऐसे ही रहा। और 29 वर्षों के बाद 1995 में, 1990 में लालू यादव की सरकार आई, जो अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। इस लंबे अंतराल के बाद जो उन्होंने गद्दी संभाली, तो शुरू में तो ऐसा लगा कि पता नहीं लालू यादव जी क्या करेंगे। साइकिल से सचिवालय जाना, एक दिन के आदेश पर समुचे जितने सड़क पर बने हुए थे स्पीड ब्रेकर उसको तुड़वा देना, लगा कि कुछ भूचाल आने वाला है आगे के क्षेत्र में लालू यादव के समय। लेकिन बाद में बिहार उनके कार्यकाल में उतना ही गर्त में चलता चला गया। उनके शासन में बहुत ज़्यादा अपहरण या कुशासन आना शुरू हुआ। बिल्कुल प्रशासन नाम की चीज़ नहीं रही, सब मनमाना होता चला गया। बहुत सारे घोटाले हुए, उन घोटालों के कारण उनका कार्यकाल 7 साल के अंदर ही खत्म हो गया और जेल चले गए। लेकिन जो परिकल्पना की थी, जो उन्होंने नारा बुलंद किया था, गरीबों को आगे बढ़ाना, गरीबों को आवाज़ देना, गरीबों को मुखर करना, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी पत्नी, जो किसी लायक नहीं थी, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी बिहार बिल्कुल धीमी रफ्तार से बढ़ता रहा। लालू यादव के सरकार के कोप भाजन बनना पड़ा। उनकी अपनी कोई यह नहीं होती, ऑफिशियली कुछ नहीं कह पाती थी, दूसरों के बल पर वो करती थी। बल्कि उनकी कोई भाषण ना होता था, कुछ नहीं होता, भाषण भी करना तो पीछे प्रॉम्प्ट किया उनको किया जाता था। कि डीएम होती थी, पीछे बोलती थी, वो उनकी वैसी बोलती थी, जो कह दिया वही बोलती थी। ऐसी स्थिति थी। 2000 ईस्वी में सरकार लोगों के मन में आशाएं जगी। मात्र 13 दिन की सरकार रही नीतीश कुमार की, लेकिन उस 13 दिन के अंदर
प्रशासनिक इतना अच्छा बदलाव हुआ कि लोग 13 दिन में ही समझ गए कि कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन वो अपनी सिद्ध नहीं कर सके अपनी ये को बहुमत को, जिससे क्या हो गया कि वो उनकी सरकार गिर गई। फिर 2005 से लगातार रही, 2005 के बाद वो लगातार है अब तक। बीच में उन्होंने अपना कार्यभार दे दिया था जीतन राम मांझी को, क्योंकि वो उनकी बहुत करारी हार हुई थी लोकसभा में, तो वो छोड़ दिए थे कि मैं नहीं कहूँगा। ऐसे रहा, लेकिन बाद में आगे चर्चा करूँगा और कि क्या विशेषता है उनके, क्या बुराइयाँ हुई, दोनों में चर्चा करूँगा बाद में। बहुत सही कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि एक लंबे समय तक श्री कृष्ण सिंह के बाद एक बड़ा लंबा काल रहा, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन जब लालू जी आए तो लगा कि एक सामाजिक जागरण जहाँ सब कुछ गरीब गुरबों का, पिछड़ों का आगे होगा, और लोग जागृत भी काफ़ी हुए। और लेकिन जो जागरण हुआ उसमें नज़र लग गई किसी की, और वो कई सारे घोटाले में वो फंस गए। और पहली बार बिहार में जब वो 7 साल के बाद जेल गए लालू जी, तो उन्होंने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मतलब उनके पूरे जो दल था उसमें कोई उनको विश्वसनीय नहीं मिला, और ये से बड़ी बुनियाद पड़ी बिहार में परिवारवाद की। केंद्र में तो परिवारवाद था, लेकिन बिहार हमारा बचा हुआ था परिवार से, और राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना परिवारवाद का पहला बुनियादी ढांचा था हमारे बिहार के अंदर। इसके बाद हम फिर संजय जी के पास आते हैं कि इसके बाद राबड़ी देवी के बाद और थोड़ा आप सामाजिक आर्थिक बातों को भी आप बताएं, जिससे दर्शक जान सके। से राजनीतिक परिवर्तन से तो सारा कुछ बदल जाता है, तो कुछ उस पे आप अगर बोले तो हमारे दर्शकों को ज्यादा समझ बनेगी। बिहार के संदर्भ में जो हम श्री कृष्ण बाबू तक का चर्चा किए थे, बीच का पीरियड हम ले जाएंगे, अभी पीछे नीचे आएंगे। जब आजादी के बाद तो बहुत अच्छा रहा बिहार। बीच में जब इंदिरा गांधी, जब कांग्रेस अपनी प्रकाष्ठा पर थी, तो बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो यहाँ से नहीं चुनाते थे, सीधे दिल्ली से जो है इंदिरा गांधी ड्रॉप करती थी। उसी में जो है भागवत झा, दिनेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, और उसी पीरियड से भारत का जो है से देखते हैं। बीच में एक बार विपक्ष के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी आए, और कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ही जो है बिहार में जो सामाजिक न्याय का जो है से पहली बार जो है से चेंजिंग देखने को मिला। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। और इधर तो लगातार जब से दिल्ली का से मुख्यमंत्री का जब चयन होने लगा तो बिहार पिछड़ने लगा। उसी के पहले देखते हैं कि बिहार के जो आज़ादी के बाद बिहार के जो ग्रामीण लोग, गांव का बिहार था, तो देखे कि अपना डेवलपमेंट के लिए आज़ादी मिलने के बाद इन लोगों ने अपना जमीन दान करके प्राइवेट स्कूल के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय गाँव में देखे, मध्य विद्यालय देखे, और हाई स्कूल तक की व्यवस्था बनाया। और कमेटी के आधार पर चंदा लेकर कैसे जो है से दान और सहयोग के माध्यम से शिक्षा में सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान बिहार वासियों का रहा। उस बहुत बाद में जाके सरकार जो है से उसको कंस्टिट्यूएंट किया है। पहले वो लोग गांव में जो है से रह के और वह स्कूल में सेवा देते थे, तो उन शिक्षकों को भी बहुत योगदान माना जाएगा जो हमारा बिहार की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। और वो गांव के लोग जो अपना जमीन दान करके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज तक की व्यवस्था बनाए। बाद में जो है से सत्ता परिवर्तन हुआ और लालू जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो 89 में सामाजिक न्याय के नाम पर जो है से लालू जी आए, और इन्होंने जो एक पटरी पर जो चल रहा था बिहार, उससे भी पीछे कर दी सारे क्षेत्र में। और इन्होंने जो है से 15 साल लालू राबड़ी का जो कार्यकाल जो हम देखते हैं,
तो उसमें देखे कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारा व्यवस्था, सारा स्कूल कॉलेज सब जर्जर स्थिति में पहुंच गया और बिहार जो है से पिछड़ते चला गया। चारा विद्यालय में हाँ। उसी पीरियड पे कि भैंस चरवाहा पे, विद्यालय। हाँ, या तो हुआ क्या कि ये 15 साल जो बिहार जब पिछड़ा तो फिर बिहार में नए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ और बिहार वासियों ने जो है सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए। तो नीतीश जी को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ नहीं था, तो नए बिहार के निर्माण के लिए इन्होंने जो है ना सबसे पहले सड़क का मांग था। पूरा बिहार वासी जो है से सारा राज्य जो है से आगे भाग रहा था और उस ऐसे स्थिति में बिहार को एक पटरी पर ले जाने की सड़क, तो इनका जो देखते हैं कि जो भी कार्य कर रहा है 5-5 साल के कार्य, कभी सड़क पर ये बल दिए, कभी जो है से बिजली पर बल दिए, कभी जो है से पानी पर बल दिए, और अभी तक तो जो है से बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते करते इनको जो है से 15 साल लग गया। फिर देखते हैं कि जो एजुकेशन में सुधार के लिए पटना में जब हाईटेक व्यवस्था बनने लगी तो आपके यहाँ भी देख रहे हैं कि नीट है, लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी, चाणक्य, चंद्रगुप्ता जैसे इंस्टीट्यूशन, आर्यभट्ट जैसे इंस्टीट्यूशन, और बिहार के 30 जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आई तो होता क्या है कि संसाधन का अभाव है। हमारा बजट कम था उस समय, अभी जो है से 3 लाख करोड़ का बजट गया है, जो अभी भी जो बिहार को जहाँ जाना चाहिए, शिक्षा पर जो खर्च होना चाहिए, जो स्वास्थ्य पर जो खर्च होना चाहिए, आबादी के हिसाब से हमारा जो है से मांग बहुत ज़्यादा है, रोजगार की बात है, पलायन की बात है, तो ऐसी स्थिति में बिहार को विकास के पटरी पर ले जाने के लिए हम सब बिहार वासी एक मुख्यमंत्री के सहारे ही आप चाहिएगा कि बिहार विकास कर जाए, ये संभव नहीं है। हमारा कहना है कि हम सब बिहार वासी यदि चाहें, पॉजिटिव सोच के साथ लगे, सब अपने अपने अधिकार के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो एक नए बिहार का निर्माण संभव है। और नहीं तो अभी जो लिटरेसी हमारा है सब राज्य से सबसे पीछे है। अभी भी शिक्षा में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक बिहार को प्रगति के उन मापदंडों पर खड़ा करने के लिए डेवलप बिहार के लिए डेवलपिंग बिहार है, लेकिन डेवलप बिहार में जाने के लिए सब बिहार वासी को लगना पड़ेगा, तब ये नए बिहार का निर्माण बहुत बहुत सही संजय जी। मैं आपसे 1 मिनट बाद मुखातब होंगी। आप बताएंगे कि राजनीतिक परिवर्तन से शिक्षा और औद्योगिक स्थिति में और कृषि में क्या परिवर्तन हुए, तब से बीच में ये बताना चाहूँगी कि जब बीच के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जैसा इन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के लिए हमारे निजी लोग अपना जमीन देके, अपने शिक्षक देके उन्होंने उसे चलाया, जो कि बाद में वित्त रहित शिक्षा नीति के अंदर सरकार ने उसे अपनाया और अब वो स्कूल के रूप में है। दूसरी बात, हमारा पॉपुलेशन का दबाव, जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा है कि हमें बढ़ने में एक एक्स्ट्रा थर्ड्स की ज़रूरत है। जैसे रॉकेट उड़ाने में एक ज़रूरत होती है, उसी प्रकार, और ये कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं। पटना अभी इतने सारे पुल हैं फिर भी जाम होते हैं, बिकॉज हम नहीं होते हैं अपनी राह पे, हॉर्न उतना ही ज़्यादा। तो ये समझनी चाहिए, तब अगर नहीं समझे तो आज हमें समझे। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भागीदारी हमारे राज्य के विकास में दें। हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर 80,000 1 लाख में काम करते, उतना वहाँ गंवा देते हैं, फिर वापस आते हैं, तो अपनी गुणवत्ता को लेकर वो भी बिहार लौटें और सरकार पे दबाव भी डालें कि हमारे हिसाब से उद्योग हमारी जगह पे, खासकर कृषि आधारित और जिसमें मैन पावर्स की बहुत ज़रूरत है, जबकि AI एक बड़ा संकट के रूप में हमारे सामने है, तो हमें वापस और हैंड होल्डिंग करना होगा। तब हमें लगेगा कि 2025 के बिहार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे हम अचीव कर पाए हैं। जी अमरिंदर जी, अब आप अपनी राय दें उस विषयों पे। बिहार जैसा प्रांत
जहाँ आधा बिहार की आबादी त्रस्त रहती है फ्लड से, बाढ़ से। यह कल्पना करना कि औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिल जाए, खासकर नॉर्थ बिहार में, संभव नहीं लगता है। वैसी जमीन है ही नहीं कि वहाँ पे हम उद्योग स्थापित कर सकें। हाँ, एक चीज़ किया जा सकता है कि आईटी सेक्टर्स को लाया जाए, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर्स में छोटे से 1-2 एकड़ 3 एकड़ जमीन में यदि 5 स्टोरी 6 स्टोरी 7 स्टोरी ऑफिस बना करके बढ़ा दिया जाए तो आईटी सेक्टर्स में बच्चे यहाँ बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे बेंगलोर है या फिर हैदराबाद है, उस तरह की ज़रूरत है। हाँ, आप चाहें कि हम यहाँ पर कोई ऐसा फैक्ट्री लगाएं जिससे अब यहाँ पर बाहर से माल आना, माल को फिर उस बने हुए चीज़ को भी भेजना, फिर यहाँ जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको बाहर निकालना, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सड़क परिवहन बहुत दुरुस्त हुआ है, एक्सप्रेसेस बने हैं, बड़े बड़े स्टेट हाईवेज बने हैं, जिससे अब संभव हो सकता है। लेकिन तब भी वह संभव नहीं है जो कि समुद्र के किनारे जो औद्योगिक विकास होता है, वैसा बिहार में संभव मेरे ख्याल से नहीं होता है, इसलिए कि यह लैंडलॉक स्टेट है। दूसरी बात एजुकेशन की बात है तो बिहार में सुविधा नहीं है एजुकेशन की, लेकिन यहाँ के लड़के तो अच्छे होते हैं, तभी अच्छा कर रहे हैं, बाहर जाकर अच्छा करते हैं तो बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। प्रदेश हमारा जो राज्य की जो क्षेत्रफल है, और यदि हम इसकी जनसंख्या से तुलना करें तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कम जगह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ही रोजगार की समस्या बनी रहेगी। रोजगार जो हम लोग देखें दूसरे प्रदेश से, वैसा रोजगार संभव नहीं है। हाँ, आईटी सेक्टर से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले तब हो सकता है, यहाँ बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब झारखंड बना तो जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो जब बिहार आ जाता था तो लोग कहते थे बिहार आ गया, लेकिन आज 2025 की बात बोल रही हूँ, मतलब बिहार इतना उभर कर, अब हम झारखंड जाते हैं तो हम कहते हैं कि लो झारखंड आ गया। ये बड़ा छोटी सी बात है, छोटा सा शब्द है, लेकिन बड़ा परिवर्तन है। हमारे जो हाईवेज हैं, जो रोड्स हैं, बहुत दुरुस्त है। दूसरी बात, एक बात बताऊं, जब हमारा राज्य बटा तो पॉपुलेशन बर्डन, जो जनसंख्या का दबाव था, वो बिहार के पास आया और झारखंड को मिनरल्स जितने थे वो उनके पास चला गया। तो हम दो स्थितियों में कम तर हो गए, हमारी कमी हो गई कि हमारे मिनरल्स चले गए, जो हमारे टैक्सेस के या उसके बहुत सारा हमें लाभ होता था, जिससे देश के विकास, राज्य के विकास का काम होता था, बिहार में वो कमी रही। एक बात और है कि युवा आएंगे और कृषि आधारित, जैसे आपने बोला लैंडलॉक प्लेस है बिहार, अग्री, लेकिन बहुत सारे ट्रेन चलते हैं और हमारा जल मार्ग भी अब किया जा रहा है गंगा से, कि उसको हम कलकत्ता इधर और उधर दिल्ली यूपी तक ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इसमें वही एक रॉकेट वाला जर्क लगाना होगा, तभी होगा। और इसमें सारे जो लोग भी यहाँ रहते हैं, हर क्षेत्र के लोग, उन्हें इनका सहभागी होना होगा, तभी हमारी बेरोजगारी और पलायन, जो अपने परिवार को छोड़ के लोग चले जाते हैं, अपने बच्चों को, जैसे कोरोना में भी देखा हमने कैसे कैसे लोग आए, तो क्यों ना हम अपने प्रदेश में रहें अगर हमारे पास काम हो। अगर हमें 100% भी मिलता है, हमें 50% भी अपनी जगह पे मिलेगा, तो मुझे लगता है कि युवा या जो भी लोग हैं जो दिमाग से, पढ़ाई से काम करते हैं या अपने शारीरिक बल से काम करते हैं, वो वापस आना चाहेंगे, और ऐसा हमारे रिसर्च में भी सामने आया है। तो संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें अमरिंदर जी ने बताई हैं, लेकिन कुछ बातें अभी भी अधूरी। लोगों का स्टेटस, जीवन शैली, कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 13 इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिलिटी रेट, डेथ रेट, सारा कुछ जो हमारे डेमोग्राफी के अंदर आता है। आपको क्या, या स्टेटस, लिविंग स्टेटस, लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी खरीदारियां कर रहे हैं, लोगों का स्टेटस तो बहुत सारे बिंदुओं से तोला जाता है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उसमें आमूल परिवर्तन आया है? अगर मध्यकाल, अगर हम राबड़ी की ही बात करें या लालू जी की बात करें, से अभी 20-15 साल जो नीतीश जी ने राज किया, उसके बीच के कार्यखंड का आप अगर बताएं तो
हमारे दर्शकों का ज्ञान जरूर आगे बढ़ेगा। बिहार में जो अभी प्रति व्यक्ति आय देश का 1,75,000 है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय 56,000। अब देश के पैमाने पर हम कितना पीछे हैं, उसमें भी यदि हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम 56,000 आ रहा है बिहार वासियों को, तो देखते हैं कि जो किसान है उसका यदि अचानक फसल फ्लड से तबाही हो गया या बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में उनका जो लगता है कि मंथली 2-3 हज़ार रुपया आता होगा, माने ये स्थिति है। 80% परिवार यहाँ तो बीपीएल में पहुंच गया है। आज़ादी के 75 साल बाद हमारा मास लेवल पर जो लोग हैं वो पीछे चले गए, और वैसे स्थिति में हम आईटी सेक्टर हो या जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हाईटेक स्टेट बन जाएगा, भारत तरक्की कर जाए और भारतवासी पिछड़ जाए। बिल्कुल। हमारा कहना है कि बिहार का रोड, बिजली, सड़क बहुत सुंदर हो जाए और बिहारवासी पिछड़ जाए। तो सबसे पहले है क्या कि जो भी राज्य सरकार है उस बिहार के समुचित विकास के लिए इसकी जो पर कैपिटा इनकम से जो गरीबी से इसको बाहर निकालने के लिए कृषि आधारित जब तक उद्योग की स्थापना नहीं हो तब तक हमारा बिहार में जो है ज्यादातर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो यहाँ तो कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करना पड़ेगा। और वह जो पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगा, जब वह किसान, जैसे हुआ है क्या कि पूरे किसान को जो ऐसे सारे चीज का जो उसका मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और वही आलू किसान अभी जो है से 20 रुपए केजी बेच रहा है, और वही कारपोरेट जो है से उसी को चिप्स बना के जो है वो 200 रुपए या केजी तक बेच रहा है। तो हो क्या रहा है कि कृषि आधारित उद्योग का जो लाभ होना चाहिए, किसानों को होना चाहिए, मजदूरों का होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जो है बिहार को आईटी हब भी बना देंगे तो हम जो है से उन गरीबों को गरीबी से निकालने, उसके लिए सबसे पहले शिक्षा पर बल देना होगा। शिक्षा का अभी जो देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल से ज्यादा फैसिलिटी जब प्राइवेट स्कूल देने लगा है तो उन गरीब लोगों को भी सारा पैसा चला जा रहा है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है। तो हमको स्कूल अच्छे से अच्छे स्कूल जो है वहाँ फ्री में प्रोवाइड करना होगा, अच्छा अस्पताल की व्यवस्था बनाना होगा, तब उनका जो है से जीवन यापन का स्तर सुधरेगा। तब जब तक हमारा एक परिवार, गरीब परिवार आरक्षण दे दिए, महिलाओं को जो है से 35% आरक्षण है, पंचायती राज व्यवस्था में 50% जो है से आरक्षण दे दिए, लेकिन ग्राम सभा और ग्राम कचहरी, हम 2001 में नए बिहार के निर्माण के लिए चंपारण पद यात्रा किए थे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांव का पैसा गांव में खर्च हो, गांव का झगड़ा गांव में समाप्त हो। तो न ग्राम सभा अपने मूर्त रूप ले सका, न ग्राम कचहरी मूर्त रूप ले सका। तो आज क्या है, जब ग्राम कचहरी नहीं है तो ज्यादातर गांव जो है आपसी झगड़ा झंझट में सबसे ज्यादा पैसा न्यायालय पर खर्च कर रहा है। तो होगा क्या कि वह जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक सद्भाव था, वो सब जो है से खराब होते जा रहा है। तो जड़ को ठीक करना होगा। बिहार को यदि आगे ले जाना है तो इन सारे बिंदुओं पर काम जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक बिहार को एक विकसित राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बहुत सही कहा संजय जी आपने कि हम ऊपरी परिवर्तन से बिहार को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हमारा जो ग्राम स्वराज था, जो जिसमें हम गांव ही हमारा अपने आप में संपूर्ण होता था, उनकी सारी जरूरतें वहाँ पूरी होती हैं। तो हमारी हालांकि पंचायती राज व्यवस्था हुए 15 साल हो गए, तो उसमें जो मैं देख रही हूँ जो विकास गांव का होना चाहिए वो ना होके
मुखिया का और क्या बंटन आएगा, क्या करना है, वही होता है। अभी भी ग्राम कचहरी काम नहीं कर रही है। आपको एक घटना बताती हूँ, सासाराम की है। 6 महीना पहले उनका आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई कि एंटीसिपेटरी बिल देना है, और आज तक वो रिजर्व है जजमेंट, और जो जिसकी पिटीशन है उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। कहने का तात्पर्य हमारा जुडिशियरी सिस्टम जो हमेशा हमारी बातों से बाहर हो जाएगा कि अगर हमने कुछ कहा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि वो सबसे करप्ट जगह भी हो गई है। उनका कोई टाइम लाइन नहीं है। जजों को इतनी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन जब उन्हें नहीं आना होता है, कोर्ट का मैं बता रही हूँ बिकॉज मेरा भी संबंध जुडिशरी से है, तो वो पहले नहीं बताते हैं। उन्हें जब सभी लोग पहुंच जाते हैं तो मालूम होता है कि जज साहब नहीं आएंगे। आज के डेट में सब कुछ अपलोड होता है, केस डालेंगे तो सब कुछ आता है। तो क्या हमारे पिटिशनर या जो हमारे क्लाइंट हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के या ईमेल ग्रुप बना के उनको सूचना दी जा सकती है ना कि वो न आए, आज जज साहब नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम सिर्फ राजनीति की बात और उसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, जुडिशरी हमसे बाहर रह जाता है, वो एक गलत है। और उस जगह पे सभी युवाओं को और जो सो एक्टिविस्ट हैं, जो हम आप हैं, उस पे काम करने की जरूरत है कि जुडिशरी की भी अपनी जिम्मेदारी तय हो। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दखल की। जब हमने बताया प्रारंभ में कि हमने 20, 30, 23 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन एक बड़ा कार्यकाल था कर्पूरी ठाकुर जी का। उसके पहले शिक्षा काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब आए तो शिक्षा का स्तर काफी नीचे आया। जब बात हुई कि कर्पूरी डिवीजन चलेगा, नहीं भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो चलेगा। हमारा कहना ये नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा अगर हम संसार को टू बी अ ग्लोबल नॉलेज। हमारे उस नॉलेज के लिए हमें जाने बिना अंग्रेजी के, हिंदी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज आज के डेट में है और अंग्रेजी जानना जरूरी है। उसके बाद आते हैं आपके उनके शिष्य लालू प्रसाद जी। उनके ज़माने में भी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गया। उन्हें लगा कि ठीक है, शिक्षा गरीबों गुरबों की है, सब कुछ है, उन्हें कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन शिक्षा का एक अपना स्तर है, एक स्टैंडर्ड है, एक ग्लोबल जो हमारा प्रतियोगिता है, एक जो विश्व प्रतियोगिता है, उसमें भागीदार बनना है, सहभागिता। तो शिक्षा का स्तर लालू जी के राज में बहुत नीचे गया, जो आज भी नहीं सुधर पाया। लोग घरों पे लाके कॉपियां लिखने लगे, जमा करने लगे, कोई देखने सुनने वाला नहीं था। जबरदस्त चोरी, मार्क्स पहले जब हम लोग अपने ज़माने में 80s में देखते हैं तो डिस्टिंक्शन आना बड़ी बात थी, लेकिन आज के डेट में परसेंटाइल 99, 99.9 कहाँ से लाते हैं ऐसे नंबर? और आप उन्हें कोई सजा भी नहीं दे सकते, उन्हें कुछ नहीं सकते हैं। 99, 98 परसेंटाइल लाने वालों को भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं होते। तो कैसे हैं ये नंबर और क्या दे रहे हैं? सिर्फ एक संतुष्टि कि हमने 99% लाया है। अब मैं मुखातिब हूँ अमरेंद्र जी से। अमरेंद्र जी, बहुत सारी बातें हो गई, मैंने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन मेरी राय के विरोध में या वो समर्थन में जो कर्पूरी जी के टाइम में, लालू जी के टाइम में, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत मौजूद है। शिक्षा लोग ले रहे हैं, डिग्रियां मिल रही हैं, ग्रेजुएशन की कमी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी सारे हो रहे हैं, लेकिन यदि उनको दो लाइन एप्लीकेशन लिखना पड़े, इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। हिंदी भी नहीं लिख पाते। इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है? शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं और ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री है, लाइन लगाए हुए जॉब के लिए। मुझे समझ में आता है कि इस प्रतियोगिता में जो ग्लोबल स्तर का हो या हमारे नेशनल स्तर का हो, वो नहीं कम्पीट कर सकते हैं, ये मैं जान रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश जैसा कहा इन्होंने कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। हम भले ही कहें कि हिंदी में सब चीज़ पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन हिंदी से करेंगे, मेडिकल हिंदी में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ेंगे,
वो संभव नहीं है। हम लोग चाहते हैं, हम तुलना करते हैं रसिया से, हम तुलना करते हैं चाइना से, हम तुलना करते हैं जापान से, अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मेडिकल बुक्स उनकी है। ये यहाँ संभव नहीं है, यहाँ पे हिंदी में इतने टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स नहीं पढ़े जा सकते हैं, ये निश्चित है। तो कर्पूरी ठाकुर की स्थिति में क्या हुआ, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उतनी भी छूट नहीं थी जितनी कि लालू यादव की सरकार के समय छूट हुआ। उसमें तो मैं था, कॉलेज में था, लड़के परीक्षा देते थे, परीक्षा दे दिए, घर कॉपी मिल जाती थी ले जाने के लिए, लड़की की संख्या बहुत बढ़ गई। जैसे एक उदाहरण देता हूँ टीपीएस कॉलेज की। टीपीएस कॉलेज में जगह बहुत कम थी, लेकिन वहाँ ऑनर्स स्तर तक की पढ़ाई और इधर के कुछ कुछ सब्जेक्ट में मास्टर की पढ़ाई होती थी। जगह कम थी, परीक्षा में ज़्यादा थे, कोई जगह नहीं है तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा करो कॉपी ले जाओ, घर से लिख के ला देना। एक पोस्ट ऑफिस के पोस्ट के डब्बे के समान एक बना होता था, दराज बनी होती थी, और फिर बड़ा सा ट्रंक रखा होता था, कॉपी लेके जाओ, 4 बजे के बाद घर पहुंचा देना, ये उसमें आकर डाल देना, यहाँ कोई रहेगा नहीं, गेट बंद रहेगा, 5 बजे 6 बजे जब भी हो। मैंने देखा है यह करते हुए। और सर नहीं जमा कर सका तो नहीं लिखा पाया, सर फलना शादी में चले गए थे, और ठीक है कल जमा कर देना पक्का, चीज कॉपी जब बंडल चला जाए दिक्कत होगी। फिर ये स्थिति थी उस समय। तो बच्चे पढ़कर क्या करेंगे बताइए। प्रैक्टिकल्स की स्थिति, साइंस का बच्चे के लिए प्रैक्टिकल बहुत ही आवश्यक है, ये हमने खुद देखा है। जब साइंस में प्रैक्टिकल बच्चे नहीं करेंगे तो लड़के क्या जानेंगे। बीकर नहीं जानते हैं, क्या बीकर होता है, क्या फनल होता है, क्या ब्यूरेट होता है, क्या पिपेट होता है, कोई जानकारी नहीं है। हम मैंने बहुत कभी हास्यास्पद स्थिति यह हो जाती है कि मैं जैसे ऑनर्स के स्टूडेंट को पढ़ाया करता था, प्राइवेट संस्थान में अपने पढ़ाया करता था, तो कुछ कॉमर्स कॉलेज के लड़के आए, तो सर ये एक्सपेरिमेंट आप जो पढ़ाए ना सर, एक्सपेरिमेंट हम लोग करने के मिला था, हम लोग देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है ग्रेजुएशन में ऑनर्स में, तो सर वहाँ टीचर को पता ही नहीं कि प्लांट को रखना कहाँ है प्रैक्टिकल में। हमको पता ही बात दिखा भी, तो सर हम लोग बताए क्योंकि आप पढ़ा चुके थे, हमने बताया सर प्लांट यहाँ को डाला है सर, तो उनको पता चला कि प्लांट यहाँ डालना है। ये स्थिति ऐसी है, तो बताइए बच्चे क्या करेंगे पढ़ाई, इस ऐसी पढ़ाई में। प्रैक्टिकल स्थिति बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, जैन कॉलेज आ रहा है, एक समय बहुत अच्छा कॉलेज हुआ करता था, एक सिरमौर था यूनिवर्सिटी का, वहाँ स्थिति ये है, हमारे शिक्षक जो एक हमारे दोस्त हैं, शिक्षक दोस्त हैं जो प्रोफेसर हैं गिरिडीह झारखंड में है, तो वो आए, अपना कुछ मार्कशीट पर कुछ करना था, जैन कोर्स उन्होंने किया था, तो गए वहाँ पे, तो वहाँ पर सब पहचाना स्टाफ लोग, तो भी जाना कि हम प्रोफेसर हो चुके हैं, फिजिक्स में ही थे। गए तो लेकिन पूरा धूल धक्कड़ गए लेबोरेटरी में, तो पूरा लेबोरेटरी ताला बंद, तो सर न डेमोन्स्ट्रेटर है न कुछ चपरासी है खोलने वाला, पूरा धूल भरा हुआ है। समझिए जैन कॉलेज आरा जो एक समय सिरमौर हुआ करता था, उस कॉलेज की स्थिति ये है कि वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। मैंने पीएचडी किया पटना यूनिवर्सिटी का वहाँ पे, तो वहाँ मैं पीजी स्टूडेंट को पढ़ाता भी था, तो हमने देखा प्रैक्टिकल की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। प्रैक्टिकल वहाँ भी हम बता रहे हैं 1986-87 की बात बता रहा हूँ, वहाँ भी बहुत दयनीय स्थिति थी। और आज तो स्थिति और क्या मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। अच्छे कॉलेजेज में बच्चे बिना प्रैक्टिकल सीख नहीं पाते हैं, जबकि 50% केमिस्ट्री में 800, हम लोग समय 800 400 प्रैक्टिकल्स ही हुआ करते थे, 50% मार्क्स, और प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो बच्चे 400 मार्क्स ऐसे ही पा जाते हैं। हमारे समय मैंने अपने यूनिवर्सिटी में सेकेंड टॉप किया था एमएससी में, जबकि दुमका उमका सब उसमें हुआ करता था भारत यूनिवर्सिटी से, तो उसमें मेरा सेकेंड टॉपर मात्र 2 नंबर से हुआ। उस समय हमारा परसेंटेज मार्क्स था 65%, जो हमें सेकेंड टॉपर 65.4% या 5% था हमारे टॉपर को, गोल्ड मेडलिस्ट को। आज 94% होता है। हमारे समय में प्रैक्टिकल्स में मैक्सिमम आता था 75, 78 मैक्सिमम मार्क्स, आज की स्थिति है 98 मार्क्स होता है प्रैक्टिकल में। ये स्थिति है, प्रैक्टिकल करना नहीं है, लिखना नहीं है, ऐसे मार्क्स आते हैं। तो बताइए एजुकेशन सिस्टम बहुत ही हास्यास्पद हो गई है। और नीतीश कुमार की सरकार में भी जितना होना चाहिए था विकास एक्चुअली हुआ नहीं है। हाँ, विद्यालय बहुत खुल गए हैं, कॉलेज बहुत खुल गए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी आज भी वहाँ पे है। बच्चे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, बाहर पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, वहाँ पे टीचर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने अमरेंद्र जी। बात हम बच्चों के शिक्षा के विकास की करें तो प्रैक्टिकल एक मेजर मुद्दा होता था।
जब हम साइंस में जाते हैं तो प्रैक्टिकल हमारा हृदय है जिससे हम आगे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा भी जो विजिट हुआ NIOS में मैं जब थी अब विजिट करने जाती तो स्कूल में प्रैक्टिकल होते ही नहीं थे। अब प्रैक्टिकल का क्या करना है भैया, तो जो लेक्चरर है उनको पैसे दे दो, डेमोन्स्ट्रेटर है उनको पैसे दे दो, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। पूरी मेहनत करोगे तो 60% मिलेगा, पैसे दोगे तो 90% मिलेगा। ये एक सामंजस्य था प्रैक्टिकल का। आज भी स्थिति बहुत नहीं सुधरी है, हालांकि स्कूलों में काफ़ी काम हुआ है, लड़कियां बहुत पढ़ने आई हैं, तो प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में साइकिल मिला, पोशाक मिला, DBT हुआ, स्कॉलरशिप मिला, सब हुआ। ड्रॉप आउट्स भी कम हुए हैं, बच्चियां जो स्कूल में आने लगी हैं वो भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैट्रिक आते आते वो भी धाराशायी हो जाते हैं। कॉलेज में बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती हैं और आज भी प्रैक्टिकल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो नीतीश जी को भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। शिक्षा की नहीं है, आप क्लास बना के क्या करेंगे, सब कुछ दे के भी आप क्या करेंगे जब कोई पढ़ाने वाला नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स खुल गए हमारे यहाँ, दैट इज़ थैंक्स टू केंद्र सरकार, और पटना वाला, दरभंगा वाला सब काम, देवघर वाला भी एम्स काम कर रहा है। लोग जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि संख्या कम है तो बहुत भीड़ होती है, जैसा दिल्ली में होती है। अब मैं मुखातिब हूँ संजय जी आपकी ओर, कुछ ऐसे मुद्दे जो अछूते रह गए हों हम सभी की बातों में, उस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? अब मैं अप टू यू कि आप वही बातें बताएं जो मैं आपसे पूछ नहीं सकी हूँ। 89-90 के लालू जी के रीजन मुख्यमंत्री काल के बाद जो हरास हुआ बिहार का, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा कि जो यहाँ मैंने मजबूत गवर्नमेंट जो है ना, क्षेत्रीय पार्टी का प्रादुर्भाव हो गया। और लगातार देख रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी का 21वां वर्ष में प्रवेश हो गया है नीतीश कुमार जी का। 20 साल यह रहे, लेकिन इनकी पार्टी को अभी तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। क्षेत्रीय दल छोटे छोटे रूप में इस ढंग से डिवाइड हो करके और जातीय, उसको कह सकते हैं कि जातीय दल बन गई। और जातीय दल का जब सरकार बनेगी तो कोई ईमानदार मुख्यमंत्री चाह के भी जो है नहीं बन सकता, जो अच्छा चीज इम्प्लीमेंट करना चाहेगा उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। वो बराबर जो है से कुर्सी बचाने के अब जो खेल सहमात्र रहता है उसी में सरकार का जो है से सारा समय नष्ट हो जाएगा। और यह भी जो है बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधक है। हम बिहारवासी को देखते हैं कि जितने दल यहाँ के चुनाव लड़ते हैं सबको वो वोट करता है, सबको कुछ ना कुछ सीट जो देखते हैं कि पक्ष हो विपक्ष हो, कोई आदमी खड़ा है उसको भी जिताते रहता है। इसको लगता है कि कोई करण पसंदे नहीं है, न विरोध दिखाई देता है न सपोर्ट दिखाई देता है। इस ढंग के अभी देखिए वर्तमान में मैंडेट आया है। अब अमरिंदर जी चर्चा कर रहे थे शिक्षा का, तो शिक्षा का सुधार के लिए हमारा जो सोच रहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तो स्कूल कॉलेज आप जितना ज़्यादा खोल लीजिए, लेकिन विद्यार्थी जो है से उस स्कूल और कॉलेज में जब उसको अच्छे टीचर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। बिहार में जो बहाली होती है तो यहाँ जो है से गुणवत्तापूर्ण टीचर प्रोवाइड करना है सरकार को, तो यहाँ क्राइटेरिया है कि आरक्षण से कोटा को इसको फुलफिल करेंगे और उसके बाद जो है से हम शिक्षक नियुक्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखें कि जब से आरक्षण के लाभ से जो है से सामाजिक न्याय का जो है से उत्थान हुआ, लेकिन आपका बच्चा का यदि विकास नहीं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो है से व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं दे पाएंगे, तब तक जो है से प्रदेश के विकास संभव नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य है,
तो स्वास्थ्य में देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोला जा रहा है, दवा वितरण किया जा रहा है, तरह तरह का जो है माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए काम करिए। अभी जो देख रहे हैं कि जो प्रगति के नाम पर सारे जो छोटे छोटे शहर है वो बड़ा शहर का रूप लेते जा रहा है और एक कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है। तो कंक्रीट का जब जंगल बनेगा तो आने वाले समय में सारा बिहार वासी तो बीमार रहेंगे। टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ रहा है और लगातार जो है क्लाइमेट चेंज में यदि हम एक तरफ विकास कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे गंगा नदी में जितना ज्यादा पुल बनेगा तो गंगा का पानी स्वतः समाप्त होता चला जाएगा। प्रकृति का नियम है, नेचर के खिलाफ यदि जा करके आप विकास करिएगा ज्यादा तो उससे जो है लाभ से ज्यादा आपको हानि हो जाएगा। तो हम जो है तरक्की करेंगे और स्वास्थ्य हमारा चौपट होते जा रहा है। आज जाके देखिए कि युवाओं में जो सबसे ज्यादा युवा की संख्या बिहार में है और युवा वर्ग को देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज हो रहा है और हार्ट अटैक हो रहा है, आए दिन उनका जो है मृत्यु हो जा रहा है। तो हमारा कहना है कि हम जो विकास जो है इकोनॉमिक के विकास की जो परिकल्पना कर रहे हैं, यदि स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देंगे, शिक्षा पर नहीं ध्यान देंगे तो कैसा बिहार हम बनाएंगे। हमारा कहना है कि हम एक स्वस्थ बिहार बनाएं, तब भी तो समृद्ध बिहार बनेगा और जब समृद्ध बिहार बनेगा तो एक डेवलप बिहार का रूप में जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि बिहार के जो सरकार या जो नेता है वो ऐसा बिहार का एक मॉडल बनाए कि जो पूरे देश और दुनिया में एक उदाहरण में पेश किया जा सकता है। लेकिन सब बिहार वासियों को उसके लिए लड़ना होगा और जब तक हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ बिहार वासी का बौद्धिक विकास पर बल नहीं देंगे तब तक जो है बिहार जो है पिछड़ा राज्य में ही फंसा रह जाए। बहुत सही कहा संजय जी आपने, एक स्वस्थ बिहार की बात। स्वस्थ बिहार की बात कैसे हो? शराब बंद है लेकिन उपलब्ध भी है, नशा बंद है, बड़े बड़े कैंसर के फोटो है फिर भी नशा भी। हर एक टपरी पे चले जाइए आपको गांजा, सिगरेट, केमिकल गांजा मिल जाएगा जिस पे कोई बात नहीं होती है। अब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस सारे विषय को नैरो डाउन करूं स्वतंत्रता से आज 2025 तक। कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही, जैसे एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं था। अगर बीच का देखेंगे 70 से 80 90 तक तो जितने पॉलिटिकल लोग थे सभी की पत्नियां लेक्चरर हैं। कहाँ से आया पता नहीं, अगर मेरी बात में कोई अगर खोट लगे तो जांच कर लीजिए। दूसरी बात कि आज भी बहुत सही तरीका नहीं है कि हम इन पदों को हम भर सके, कभी जाति के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे। अरे भाई करना है तो टेम्पररी भी तो दे दो, पढ़ाई चालू रहे, बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। ये आरक्षण, ये सब आरक्षण हमारे हित के लिए था या अहित के लिए? आरक्षण तो एक ऐसा नाम है जो हमारे हित का ना होके अहित का हो गया है और आरक्षण का एक समय सीमा तय होना चाहिए। एक बार जिस परिवार को आरक्षण मिल गया उसे वहीं समाप्त करे, अब दूसरों को मौका दे। ये मेरी राय है अपनी। और इस पूरे विषय को, विमर्श को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। दोबारा आपसे फिर मिलूंगी इन्हीं सारे मुद्दों पे। अभी स्वतंत्रता के पहले बात और चुनाव तक की बात की है, अगली बार चुनाव के बाद की बात करेंगे। जो हमारा मैंडेट स्ट्राइक हुआ है हमारे बिहार राज्य में, इसमें हमारी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशंकाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, उसका जवाब हम लोग हमारे दोनों पैनलिस्ट, कुछ अन्य पैनलिस्टों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ हो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सागर टाइम्स को धन्यवाद, हमारे दोनों पैनलिस्ट अमरेंद्र जी और संजय जी को धन्यवाद और बाकी ईश्वर। जय हिंद।